शुरू करते हैं कवर स्टोरी। तो जीएसटी दरें घटने का रास्ता अब साफ होता जा रहा है। जीएसटी में 4 की जगह अब 2 स्लैब रखने की जीओएम ने एक तरह से मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी काउंसिल में यह सिफारिश अगर मान ली जाती है तो मोटा मोटी सिर्फ 2 रह जाएंगी, सिर्फ 5 और 18% जीएसटी स्लैब रहेगा और एक जो सिन गुड्स के लिए जो 40% का है फिर वो रहेगा। जीएसटी के स्लैब में इस अहम बदलाव से क्या होगा बड़ा असर, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेहमानों के साथ आज हम आते हैं और ओवरऑल ये जो आइडिया है और देश के कंज्यूमर के जेब में कुछ पैसे डालने की ये जो कवायद है, ये इसका टाइमिंग ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, आगे इसके अड़चनों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके क्या कुछ इम्पैक्ट होंगे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि जीएसटी को लेकर दिवाली से पहले सरकार देगी एक बड़ा तोहफा। पीएम के इस बयान का आज असर भी दिख गया। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम ने आज 2 दरों वाली जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी। बिहार के डिप्टी सीएम और रेट रेशनलाइजेशन जीओएम के कन्वीनर सम्राट चौधरी ने इसे लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोगों ने जीओएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए उस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद साफ है, या यूं कहें जीएसटी के 2 स्लैब दरों को लेकर रास्ता साफ है। दरअसल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था को आसान और सरल बनाकर इसे न केवल कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना है, बल्कि इससे कारोबारियों को भी राहत देना मकसद है। यानी 2 स्लैब का जीएसटी करेगा टेंशन फ्री। फिलहाल जीएसटी में कई तरह की दरें हैं, जिनके स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% का प्रस्ताव दिया है। यानी जीएसटी काउंसिल ने अगर जीओएम की मंजूरी पर मुहर लगा दी तो 12 और 28% वाला मौजूदा जीएसटी स्लैब खत्म हो जाएगा। हाँ, जीओएम की बैठक में ये भी साफ किया गया कि लग्जरी आइटम पर 40% की जीएसटी लगेगी। फिलहाल ये प्रस्ताव है जिसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि 28% का स्लैब खत्म होगा तो उसमें शामिल सभी उत्पाद 18% के स्लैब में शामिल हो जाएंगे और 12% वाले करीब 99% उत्पाद 5% वाले स्लैब में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल 18% स्लैब में 65% रेवेन्यू, 28% स्लैब में 11% रेवेन्यू, 12% वाले स्लैब में 5% रेवेन्यू और 5% वाले स्लैब से 7% रेवेन्यू आता है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि जीएसटी घटने पर कौन कौन से उत्पाद सस्ते होंगे। इनमें ज्यादातर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान शामिल होंगे, जैसे एसी, कार, इंश्योरेंस, एग्री केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट और फुटवेयर जैसे उत्पाद इसमें शामिल होंगे। जाहिर है ऐसा होगा तो सचमुच ये दिवाली का तोहफा ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं सौरभ अग्रवाल जी का, टैक्स पार्टनर ईवाई इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं स्वप्निल मुनोद साहब, सीए एंड जीएसटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल जी आपका भी हमारे शो पे। अग्रवाल साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा बताइए, कहा तो यही जा रहा है कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, जिसकी हमने बहुत अरसे से इसकी डिमांड भी की जा रही थी। कंप्लायंस बर्डन कम होगा, लोअर टैक्स ऑन मेरिट गुड्स, बहुत सारे इसके नफ़े नुकसान हैं। बट ओवरऑल ये 2 स्लैब का जीएसटी, 40% में छोड़ रहा हूँ अभी, बट मोटा मोटा 5 और 18% का 2 स्लैब का जीएसटी, इसके क्या मायने होंगे अर्थव्यवस्था के नज़रिए से? तो दीपक जी, अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो मैं ये कहूँगा कि जब ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं एंड ये जो कदम लिया है गवर्नमेंट ने, ये इंश्योर किया है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन से जो डिमांड कम होएगी, जिसका इम्पैक्ट जीडीपी पे पड़ सकता था, उन्होंने इसको कुछ हद तक मिटिगेट या नलीफाई करने के लिए जीएसटी के रेट्स, जो कि वो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि स्लैब्स को कम करें, उन्होंने वो स्लैब्स को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक कॉमन मैन के हाथ में पैसा आएगा, वो स्पेंडिंग करेगा और स्पेंडिंग करने से ओवरऑल जीडीपी पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे जीएसटी कलेक्शन घट जाएंगे। मेरा कहना है कि जब टैक्स के रेट या दरें कम होती हैं तो उससे टैक्सेबल बेस बढ़ता है, जो टैक्स इवेजन हो रहा होता है वो कम होता है, लोग टैक्स के दायरे में आना चाहते हैं। इन सब चीजों से टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी कम इंपैक्ट पड़ेगा। पर इसी के साथ जो 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो ये इंपॉर्टेंट है कि एक आज मान लीजिए सीमेंट का डीलर है, या आज एक ऑटो का डीलर है, या डिस्ट्रीब्यूटर है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, जिन जिन सामानों में रेट ऑफ टैक्स कम होगा उन उन केसेस में इन्वेंट्री की प्लानिंग कैसे की जाए, जिससे कि जब रेट कम होता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास खड़ा ना रह जाए, जो कि हमारे एक एमएसएमईज वगैरह हैं, और जिससे वर्किंग कैपिटल पे उनकी इंपैक्ट ना आए। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एंटी प्रॉफिटरिंग को सरकार किस तरीके से एडमिनिस्टर करेगी, और इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो डॉक्यूमेंटेशन बनाए जिससे कि कंज्यूमर को ये फायदा पास हो पाए, अन्यथा ये इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज होगा। इसके बाद एक जो मुद्दा आता है वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। जब गवर्नमेंट 12% से 5% में लेके जाएगी प्रोडक्ट्स को, या कुछ प्रोडक्ट्स को 28% से 18% में लेके जाएगी, तो उन्हीं के जो रॉ मटेरियल है या पैकेजिंग मटेरियल है, अगर उनका करस्पॉन्डिंग रेट कम नहीं हुआ तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला इशू फिर से आ सकता है आगे, जिससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे कि जो पूरा टैक्स दर में जो रियायत दी गई जाएगी उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिल पाएगा। लास्ट चीज जो मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा, खासकर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिनके अंदर इंसेंटिव मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, जो कि नेट जीएसटी के ऊपर आधारित है, जो आज आने वाले टाइम में अगर कुछ प्रोडक्ट्स 28 से 18 पे जाएंगे या 12 से 5 पे जाएंगे, तो इंडस्ट्री के लिए वो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था उसके ऊपर रीनिगोशिएशन करना अनिवार्य हो जाएगा, अन्यथा उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो आपने इसकी ज़रूरत क्यों है ये तो बताया, साथ ही में इसके चैलेंजेस को भी आपने रेखांकित किया। स्वप्निल जी, मैं थोड़ा सा चैलेंजेस पर आऊँगा। इसके फ़ायदे तो बहुत गिनाए जा रहे हैं भाई, स्वाभाविक रूप से सरकार चाहती है कि भाई देश के आम आदमी के हाथ में पैसा आए और वो पैसा फिर से सर्कुलेट हो इकॉनमी में, जिससे बूस्ट हो। ये बात सीधे सीधे समझ में आती है, लेकिन उन चैलेंजेस पर क्या वाकई में ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हमें थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो रेवेन्यू लॉस का, जिसका जिक्र अभी सर ने भी किया। अब जीएसटी स्लैब 4 से 2 करने, इसके साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी क्योंकि मसला इससे जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सरकार को अनुमानित 9700 करोड़ रुपीस का वार्षिक नुकसान होगा। स्वाभाविक रूप से जो पब्लिक सेक्टर की जो फंडिंग है उसको ये प्रभावित करेगा। तो ये क्या रिफॉर्म इस कॉस्ट पे हम कर सकते हैं, कंफर्टेबल है? जी, जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं कि एक बड़ा रिफॉर्म होगा और काफी चीजें सस्ती होगी, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई चेंजेस और सस्ते चीजें नहीं होगी। ओके, बट ये जरूर रिफॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि जो मल्टी लेयर ऑफ टैक्सेशन है इसमें हमारे जो बिजनेस है, जो टैक्स पेयर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये काफी सफर करते हैं। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट हो जाते हैं, बड़े बड़े डिमांड आते हैं। तो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने लिया है कि हम एक टैक्स स्लैब को कम करें। अब मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा, एक टैक्स स्लैब कम हो रहा है, जो कि 12% वाला कम हो रहा है। 28% वाला था जो 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 जिसके साथ कंपेंसेशन सेस भी जुड़ा था, तो वो भी शायद 40% में शिफ्ट हो जाएगा। 5, 12, 18 जो थे उसमें से अभी 5 और 18 रहेंगे। आपने जैसे बताया कि क्या ये सही में एडवांटेजेस होगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि डेट फिक्स हो गई है, 18 अक्टूबर के पहले सबको ये बेनिफिट देना है, इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। बचे हैं सिर्फ 40-45 दिन। इसमें लगभग 12% के लिस्ट में 243 आइटम की लिस्ट आ जाती है, जो कि गुड्स आ जाते हैं। इसमें से बहुत सारे गुड्स डिलीट भी हो गए, मान लो कि 200 के आसपास गुड्स होंगे। तो इस सेक्टर के साथ डिस्कस करना जरूरी है कि हम आपको 12 में से 5 में ला रहे हैं या 18 में ला रहे हैं, आपको क्या दिक्कतें आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहूंगा, मेरी अभी थोड़ी देर पहले हमारे टेक्सटाइल कंपनी वालों से बात हुई।
अगर टेक्सटाइल में जो 12% का जो टैक्स है, अगर वो 18% में जाते हैं गलती से, तो ये उनका कहना है कि 2 नंबर का बहुत बड़ा काम बढ़ जाएगा। और देखिए, गवर्नमेंट जब बेनिफिट दे रही तो गवर्नमेंट उनके राजस्व का भी सोचेगी, उनके टैक्स कलेक्शन का भी सोचेगी। आज 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास मंथली जीएसटी कलेक्शन है। नो गवर्नमेंट विल वांट टू रिड्यूस देयर कलेक्शन, सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू बैलेंस द कलेक्शन 12% और 18% का जो भी कुछ है। तो इस बैलेंस के चक्कर में कोई इंडस्ट्री बड़ी तौर पे सफर ना हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो गई है, सुनने में आ रहा है कि वो रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को देंगे। अगले मंथ में जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, उसका एजेंडा फाइनल होने में चल रहा होगा। तो बहुत कम टाइम बचा है। मैं आपके माध्यम से सभी सेक्टर जो 12% में आ रहे हैं उनको अपील करूंगा कि आप एनालाइज करिए, अगर आप 5 में जाते तो क्या होगा और 18 में जाएंगे तो क्या होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके केस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आप गवर्नमेंट को इसके बारे में अभी से ही लिखना शुरू करिए, बात करिए जीएसटी काउंसिल में। ठीक है। क्योंकि मुझे डर जो लग रहा है कि अगर जो 12 में बहुत चीजें आती है, नमकीन आता है, फूड आता है, टेक्सटाइल आता है, फार्मा के कुछ चीजें आते हैं, मान लो गवर्नमेंट कुछ चीजों को 5 में ला जाएगी, जैसे इंश्योरेंस के बारे में कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस शायद 5 में आ जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। लगभग 7-8-10 हजार करोड़ की एक फिगर आ रही है कि जो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट चाहेगी इसको कहीं ना कहीं रिकवर करे, तो काफी संभल के जाना जरूरी है। ओके, आप कह रहे हैं कि संभल कर कदम उठाना होगा, बट एक इकोनॉमी के लिहाज से, अग्रवाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार फिर से। इकोनॉमी के लिहाज से हम 7-8 साल से ये वेट कर रहे थे गवर्नमेंट के पास। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने रिफॉर्म लेकर आए, बड़ा लेट लेकर आए। 2019 में आपके पास एक विंडो था जब पोस्ट जीएसटी एक तरह से स्टेबलाइजेशन हो गया था, जीएसटी लागू करने के 2 साल हो गए थे, कलेक्शन जो है वो स्थिर हो गए थे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद इस समय आएंगे, उस समय आए नहीं। फिर 2022 में जब एंड ऑफ कंपनसेशन सेस हुआ, उस समय भी कहा जा रहा था कि भाई राजस्व में स्थिरता आ गई, अब आप थोड़ा सा रैशनलाइजेशन की तरफ आप कदम उठाइए। उस समय भी नहीं हुआ। 1-2 विंडो और आई हैं, मैं लिस्ट गिनाऊंगा आपको तो उसमें 2-3 विंडो और दिखाई देंगी। तो अब आई है, थोड़ा लेट नहीं आई सर? और अभी ये अगर आई है और इसमें भी अगर सारी चिंताओं को हमने दूर नहीं किया, तो कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ेगा सर? तो दीपक जी, अगर आप मेरी माने, और मैंने अपने को पैनलिस्ट के विचार भी सुने, एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जैसा कि राजस्व बढ़ के आ रहा था, करीब 22 लाख करोड़ का राजस्व था 24-25 में, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मान के चल रही थी कि अगर 1,80,000 करोड़ महीना भी अगर राजस्व आता है तो उनके लिए ये बहुत राजस्व है, जिस राजस्व के साथ वो एक बड़ी रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो अगर कहीं पे नुकसान गवर्नमेंट को होता भी है इन टर्म्स ऑफ कि जो राजस्व उनका गिरेगा, उसके लिए आई थिंक कहीं ना कहीं वो तैयार है। दूसरी चीज जो आपने मुद्दे पे चर्चा की कि पहले ये रिफॉर्म क्यों नहीं लाए और अब क्यों लाए, आई थिंक एक जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों के विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, एंड जो कि इस गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इतनी बड़ी चीजों के ऊपर समय लगता है। लेकिन समय के साथ चर्चा बहुत दिनों से जीवन ने की। पहले कुछ विचार थे कि 12% के स्लैब को नहीं खत्म करेंगे, कुछ चीजों को 12 से 5 में मूव करेंगे, कुछ चीजों को 12 से 18 में मूव करेंगे, और धीरे धीरे हम एक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं अग्रवाल साहब मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूंगा कि सरकार ने, इस पे कोई शक नहीं है, ये बहुत अच्छा कदम है, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, हम तो बार बार कह रहे हैं, अब आए हैं, देर आए दुरुस्त आए। क्या ये सरकार इस दिशा में पहले से आगे बढ़ रही थी? क्योंकि लग ऐसा रहा था कि सरकार तैयार थी नहीं इसके लिए। वो तो टैरिफ खतरे का एक तरह से, क्या आप इंतज़ार कर रहे थे? अमेरिकी टैरिफ का ये दबाव है जिसकी वजह से आपको ये रिफॉर्म्स लाने पड़े हैं, वरना जैसे हम बता रहे हैं कि कंज्यूमर बर्डन आप देखिए 28%, और इतना कॉम्प्लेक्स जो वर्गीकरण है उसने कितना अनावश्यक बोझ डाला है जनता पर। तो क्या ये पहले भी आया जा सकता था? एमएसएमईज का आपने जिक्र किया, छोटे व्यवसायियों को जो कॉम्प्लेक्स जो कंप्लायंस हैं उनसे कितनी परेशानी हुई, तो गवर्नमेंट इसके लिए तैयार थी? या आप देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल स्थिति हुई है उसके बाद मजबूर हुई है सरकार ये रिफॉर्म्स लागू करने के लिए या अनाउंस करने के लिए? तो दीपक जी, मेरा अपना विचार ये कहता है कि सरकार इस जर्नी में ऑलरेडी अग्रसर थी। इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम किया गया था। 2 ऑप्शन बनाए गए थे। एक ऑप्शन था कि हम नंबर ऑफ स्लैब्स को कम कर दें, और दूसरा ऑप्शन था कि धीरे धीरे हम
12 से 5 में मूव करें, 12 से 18 में मूव करें, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाकर के हम स्लैब्स को कम कर दें। दोनों ऑप्शंस पे सरकार ने विचार किया, और जैसा कि मैंने और आपने दोनों ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को देखते हुए, कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, एक कंडीशनल चीज को देखते हुए सरकार ने दोनों ऑप्शंस को वे किया, और जो एक लाइकली लार्जर रिफॉर्म थी, जो कि नंबर ऑफ स्लैब्स को कम करने की रिफॉर्म थी, उसके ऊपर आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के 2-3 दिन के अंदर अंदर जीओएम ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से पारित किया। इसका मतलब है कि सारे स्टेट की सरकारें भी इस चीज से अग्री कर रही हैं। एब्सोल्युटली। स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए जिनको लेकर ऐसा लगता है कि अभी भी अनाउंसमेंट के बाद से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक के बीच में जो जर्नी है वो काफ़ी जटिलताओं से भरी हुई है, और उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है। बट ये मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों में, अब सरकार इसको स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है, बट आपको नहीं लगता है कि वाकई में देश को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं रिफॉर्म्स की थी? हम कब तक एक्सपोर्ट के भरोसे बैठे रहें? ठीक है, एक्सपोर्ट हम चाहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों हम, बट हम इतना ज़्यादा अभी वो दूर की कौड़ी है इस वक्त। तो क्या हम अपने देश को इतना सक्षम ना बनाएं कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रहते हुए ही हम आगे बढ़ पाएं? और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय था वो यही जीएसटी रिफॉर्म्स थे। तो आपको नहीं लगता है कि नीड ऑफ द आवर यही रिफॉर्म्स थे इस वक्त? दीपक जी, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये नीड ऑफ द रिफॉर्म है, ये जरूरी है। वी शुड प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन कि हम अभी ये जो हमारे मल्टी लेयर ऑफ टैक्स सिस्टम इसको कम करें। लेकिन ये कम करते वक्त क्या 12 को खत्म करना, क्या 12-18 के बीच में 15 को लाना, क्या इसके ऊपर चर्चा ही करना, या सेक्टर वाइज लोगों को बुलाना, ये जरूरी है इस केस में करना, और ये होना चाहिए। जैसे जीएसटी आने के बाद जीएसटी काफी बड़ा अच्छा बदलाव है, बट आज भी लोग बोलते हैं कि इतना सारे चेंजेस हो गए, काफी कुछ इश्यूज भी आते हैं। ये इशू आगे ना आ जाए, जो हमने गलती पहले करी होगी अच्छे काम करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो जीएसटी का, सेम चीज सेकंड जनरेशन जीएसटी फॉर्म में ना आए। सो अगर इसका प्रॉपर कंसल्टेशन सेक्टर वाइज किया जाए तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग आवर कंट्री विल सी। सो आई एम विद द, मेरा यही कहना है दीपक जी कि हम इस रिफॉर्म के साथ है, और ये होना भी चाहिए, और गवर्नमेंट का काफी अच्छा सजेशन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स आज के तारीख में काफी कंपनीज को दिक्कत देती है। उनको समझ में नहीं आता है कि मेरा प्रोडक्ट 12 में जाएगा, 18 में जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके लिए तो काफी अच्छी बात होने वाली है ये। नहीं, देखिए वर्गी, जो क्लासिफिकेशन के चैलेंजेस हैं या जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो तो जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेकर आज तक चली रहे, वो अभी तक दूर नहीं हुए। अब अगर रिफॉर्म के बाद कुछ टाइम और चले तो क्या हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में इस वक्त पैसा आना बड़ा ज़रूरी है, और ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो बिजनेस की अपनी दिक्कतें, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये बेस्ट चीज़ हो गई? नहीं, ये बहुत बेस्ट चीज है दीपक जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, टेक्सटाइल के ऊपर अगर हम कोई क्लॉथ लेते हैं जिसकी प्राइस 1000 रुपीज से आगे, वो 12% में है। एक तो 5% में जाएगा, अगर 5% में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मान लो 18% में गया तो इसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। अगर 18% में गया तो शायद गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस सेक्टर से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लेस होने वाला है, शायद यहां से कॉम्पेंसेट हो जाए। बट एट द सेम टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट स्वप्निल जी, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहा कि रोजमर्रा की चीजों के दाम बहुत घट जाएंगे, यही लगभग मोटा मोटा उन्होंने यही कहा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादातर चीजों के दाम घटेंगे, कुछ एक चीजें होंगी जो कि हायर स्लैब्स में जाएंगी, लेकिन ज्यादातर चीजों के दाम जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। मैं ऐसे संकेत समझ रहा हूं प्रधानमंत्री जी की बात से, आपको क्या लगता है? दीपक जी, ये सब लॉन्ग टर्म चेंजेस है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इसके बेनिफिट हमको काफी एक 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगेंगे दिखने के लिए। ठीक है, मोदी जी ने जरूर अनाउंसमेंट की है, बट इसका एक नीति ग्रिटी एक प्रोडक्ट पे जाके एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर समझ में आएगा इसका कितना बेनिफिट होगा। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखोगे तो एक आवाज आ रही है कि मत करिए, इससे हमें दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसे सेक्टर हो सकते हैं।
नहीं, वो इंश्योरेंस पे तो हमने बात करी थी आज। जरूर होने चाहिए, ये नहीं, रिफॉर्म जरूर होने चाहिए। आप सही कह रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस पर तो आज हमने 6 बजे विस्तृत चर्चा भी करी। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे बड़े बड़े पोर्टल्स जो हैं वो तथाकथित रूप से जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, वो तो हेडलाइन यहाँ तक चला रहे थे कि 7%, 10%, 12% उल्टा बढ़ जाएंगी। लेकिन अब इंडस्ट्री के लोग खुद, हमारे पास जो टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, वॉइसेस थे, वो थे, और जब हमने उसका आकलन किया तो ये पता चला कि 18% कम हो जाएगा। प्रीमियम ज़रूर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह करने पड़े। प्रीमियम ज़रूर 1-2% बढ़ सकता है, बट ओवरऑल 18% की जीएसटी यदि 0 पर हो जाती है तो आपका ओवरऑल बेनिफिट जो है वो 15-16% आ रहा है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सारी की सारी इंडस्ट्री लगी पड़ी कि साहब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म हो गया तो हमको ईएमआईज बढ़ानी पड़ेंगी, और उसका नैरेटिव कुछ और जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है अग्रवाल जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी या बिजनेस हाउसेज, और ख़ास तौर से बड़े हों या छोटे हों, सभी आएंगे इसमें, अपने क्षणिक हितों को देखते हुए जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है कंज्यूमर के हाथ में पैसे आने से, कहीं हम उस नैरेटिव में तो नहीं फंस रहे हैं अग्रवाल साहब? तो दीपक जी, अगर आप मेरे से पूछें और आप मेरी स्टेटमेंट देखेंगे, कल आपके जैसे मीडिया हाउसेस ने मेरी स्टेटमेंट छापी जिसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि 18% पूरा इंश्योरेंस की दर में कम नहीं होगा जीएसटी की वजह से। कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करके फाइनल नेट ऑफ करके कस्टमर को ओवरऑल राहत मिलेगी, जो कि आप कह रहे हैं कि आपके 6 बजे के शो में भी बाकी के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कहा। सिमिलर लाइन सर। यस सर। आप अगर एक और चीज देखेंगे, जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, मेरा मानना है कि अगर इंडस्ट्री ने इसको सही से इंप्लीमेंट किया तो जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके हफ्ते भर के अंदर अंदर, या हो सकता है उसके दूसरे ही दिन, आपको जैसे कि से फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर गाड़ी है, मतलब 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर स्मॉल कार है, अगर रेट कम होते हैं तो उस पर डायरेक्ट कस्टमर को वो पास होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के बारे में बड़ा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं। जीएसटीएन नेटवर्क द्वारा बनाया गया ये जो नेटवर्क और आईटी सिस्टम है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हमसे सीख रही हैं कि इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए। ये एकदम यूपीआई की तरीके है, जैसे यूपीआई में बाकी देश हमसे सीखना चाह रहे हैं, वैसे जीएसटीएन से भी हमसे सीखना चाह रहे हैं। कोई भी बड़ी रिफॉर्म आती है, छोटी मोटी ग्लिचेस आती हैं, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, बट हमें सरकार को इस बार पूरे में से पूरे नंबर देने चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी रिफॉर्म को आगे बढ़ाने की एक चेष्टा की है। बिल्कुल। और आप दोनों से बातचीत करके हमें दोनों पक्ष समझ में आ रहे हैं। एक तरफ इसके क्या फ़ायदे हैं लॉन्ग टर्म में, जो सरकार लेकर चल रही है विजन, दोनों उससे सहमत हैं। लेकिन हाँ, आप दोनों ने कुछ ऐसी चैलेंजेस का भी जिक्र किया जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। सेक्टोरल ये चैलेंजेस हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। लॉन्ग टर्म में किसी सेक्टर को अगर ये प्रभावित करेंगे तो ये भी बात ठीक नहीं। इसलिए वृहद एक अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको भी हमें फिक्स करते हुए आगे चलना होगा। और आज की चर्चा में आप दोनों से हमें इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। स्वप्निल मुनोद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सौरभ अग्रवाल साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और कवर स्टोरी एफएनओ एक्सपायरी से जुड़ी।